हे एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 10 से लेकर के सेक्शन 22 तक, जिसमें मेन टॉपिक आज का हमारा रहेगा कंसेंट, फ्री कंसेंट, जो सेक्शन 13 से लेकर के 22 तक है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन 10 से। सेक्शन 10 की बेस लैंग्वेज जो टाइटल है वो क्या है? व्हाट एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स वो कौन से एग्रीमेंट हो गए जो जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। तो फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 2 क्लोज एच के अंदर, जिसमें बताया है एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स वो एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्स किए जा सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। तो अब ग्राउंड्स क्या क्या एनफोर्सिएबिलिटी के? जो एग्रीमेंट है, अगर कोई एग्रीमेंट है वो किस केस में हम एनफोर्सिएबल बाय लॉ करवा सकते हैं, तो वो क्या क्या है? जो फर्स्ट कंडीशन इसके अंदर फ्री कंसेंट होनी चाहिए। जो फ्री कंसेंट है वो सेक्शन 13, 14, 15, 16, 8, 17, 18, 19, 98, 20, 20 एंड 22 के अंदर ये क्या है? एक्सप्लेन किया हुआ। नेक्स्ट जो पार्टी वो क्या होनी चाहिए? कंपिटेंट। अब कंपिटेंट पार्टी के बारे में सेक्शन 11 एंड 12 के बारे में बताया। उसके बाद है लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। ये चीज हम जो पीछे का लेक्चर था उसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि लॉफुल कंसिडरेशन क्या होती है, अनलॉफुल कंसिडरेशन किस केस में होगी, और लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो वैसे ये सेक्शन 23 और 24 के अंदर बताया, लेकिन ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज के लेक्चर में ये डिस्कस नहीं करेंगे। इसको आप डिटेल में समझने के लिए आप पीछे का लेक्चर देख सकते हैं। इसके बाद लास्ट है नो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, मीन्स कोई ऐसा जो लॉ के द्वारा क्या डिक्लेयर नहीं किया गया वॉइड। तो वो सेक्शन 26 से लेकर के 30 तक इस चीज को एक्सप्लेन किया। अब फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कंपिटेंसी टू द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो पार्टी होती है वो कब कंपिटेंट मानी जाती है। तो फर्स्ट इन्होंने बताया एज ऑफ मेजोरिटी, मीन्स 18+, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कि लॉ के द्वारा वो पर्सन क्या नहीं, डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट क्या है इसके अंदर? एज ऑफ मेजोरिटी। तो एज ऑफ मेजोरिटी से रिलेटेड एक डॉक्ट्राइन है जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ पेरेंट्स पैरिटिया। इसका मतलब है 18 ईयर या फिर उससे ज्यादा। ठीक, तो इसमें क्या है? मीन्स द स्टेट विल प्रोटेक्ट पर्सन बिलो द एज ऑफ द 18 ईयर्स। तो इसमें क्या है कि जो अगर कोई पर्सन एग्रीमेंट करता है और एग्रीमेंट में उसकी जो एज है वो 18+ है, तो वो क्या होगा? वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज अगर उसकी एज 18+ से कम है तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड माना जाएगा। तो उसके लिए वो माइनर पर्सन वो क्या नहीं माना जाएगा? लाइबल नहीं माना जाएगा। इसलिए बताया स्टेट विल प्रोटेक्ट द पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर। इसी से रिलेटेड एक लैंडमार्क जजमेंट है मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष 1903। तो इस केस में भी क्या हेल्ड किया था कि अगर कोई पर्सन है जो माइनर है, अगर वो एग्रीमेंट करता है तो वो एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड एग्रीमेंट होगा। इसके बाद क्या है? जो मोहिरी बेबी वर्सेस धर्मोदास केस आया था 1903 के अंदर, उससे पहले जो सिचुएशन थी माइनर्स अगर एग्रीमेंट करता है तो वो क्या होगा? वॉइडेबल होगा। लेकिन जब ये केस आया 1903, उसके बाद अगर माइनर पर्सन कोई एग्रीमेंट करता है तो उस केस में वो क्या होगा? वॉइड एग्रीमेंट होगा। ठीक, तो उसी इसी तरीके से जो इंग्लिश लॉ है, इंग्लिश लॉ के अंदर जो माइनर पर्सन है उसको हम बोलते हैं इन्फेंट। ठीक, अगर कोई इन्फेंट पर्सन क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इंग्लिश लॉ के अंदर वो क्या माना जाएगा? वॉइडेबल माना जाएगा। अब नेक्स्ट क्या था? डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, मींस ऐसा पर्सन जो एग्रीमेंट कर रहा है लेकिन वो क्या है? डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। लोग ने उसको क्या कर रखा है? डिस्क्वालिफाइड कर रखा है कि वो क्या नहीं कर सकता? एग्रीमेंट नहीं कर सकता। तो उस केस में भी वो क्या मानना जाएगा? वो नहीं, एग्रीमेंट नहीं मानना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कैन नॉट बिड इन द कोर्ट ऑक्शन, मीन्स जो कोर्ट के अंदर ऑफिसर है, अगर कोर्ट के अंदर कोई ऑक्शन चल रही है तो वो क्या नहीं कर सकते? बिड नहीं लगा सकते। ये बताया हो सेक्शन 136 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। वही अगर कोई इंसॉल्वेंट पर्सन है तो वो भी क्या नहीं कर सकता? कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेक्शन 12। सेक्शन 12 क्या है? साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग।
तो इसके अंदर क्या है, फर्स्ट हम बेल लैंग्वेज देख लेते हैं क्या है। साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैपेबल टू अंडरस्टैंड इट एंड फॉर्मिंग ए रैशनल जजमेंट। मीन्स बेसिकली इसमें क्या बताया, सेक्शन 12 के अंदर दो सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन क्या है कि कोई एक पर्सन है जो कि साउंड माइंड है और वो क्या है ओकेजनली अनसाउंड माइंड होता है। तो जब वो साउंड माइंड था और उस टाइम वो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा। वही जो सेकंड सिचुएशन है कि कोई एक पर्सन है वो यूजुअली साउंड माइंड है लेकिन ओकेजनली क्या होता है, अनसाउंड माइंड होता है। तो जब वो अनसाउंड माइंड होगा तो उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा, उसमें उसकी क्या है, फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। तो सेक्शन 12 के अंदर क्या है, यही बताया हुआ है। तो इफ एन अनसाउंड माइंड पर्सन एंटर इनटू ए एग्रीमेंट, तो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। वही अगर हम इंग्लिश लॉ की बात करें तो वो क्या होगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम फ्री कंसेंट। तो कम्पिटेंसी के बारे में था जो फर्स्ट डिस्कस किया था हमने कि कम्पिटेंट पार्टी क्या क्या होगी, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ ना होना चाहिए, साउंड माइंड, एज ऑफ मेजोरिटी। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे फ्री कंसेंट। तो जो फ्री कंसेंट के सेक्शन है वो सेक्शन 13 से लेकर के सेक्शन 22 तक इसको क्या क्या डिस्क्राइब किया है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के साथ क्या फ्री कंसेंट होगी, कंपिटेंसी होगी, उसके साथ लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट होगा, और वो क्या होगा, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय वॉइड। अगर ऐसी चीज है तो उस केस में क्या होगा, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो फर्स्ट हम समझ लेते हैं कि कंसेंट क्या होती है। कंसेंट को बेसिकली सेक्शन 13 के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। तो इसकी फर्स्ट हम बेयर लैंग्वेज देख लेते हैं। 2 or more person are said to be consent when they are agree upon the same thing in same sense। Means अगर कोई पर्सन एग्रीमेंट करता है, ठीक, वो किस चीज के लिए वो एग्रीमेंट कर रहा है, दोनों की क्या होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए कि हाँ हम इस पर्टिकुलर चीज के लिए क्या कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसेंट। कंसेंट से रिलेटेड एक मैगजिम है, कंसेंसस एड इडम, मीन्स मीटिंग ऑफ माइंड। तो फ्री, अगर किसी एग्रीमेंट के अंदर फ्री कंसेंट नहीं है वो, तो उस केस में क्या क्या होगा इसमें बता रखा है। तो इसमें क्या, फ्री कंसेंट इफ द कंसेंट इज नॉट कॉज्ड बाय कोरेजन, जो कि सेक्शन 15 के अंदर डिस्क्राइब है। उसके बाद है अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो सेक्शन 16 के अंदर डिस्क्राइब है। उसके बाद है फ्रॉड, जो सेक्शन 17 के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है। उसके बाद है मिस रिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 18 के अंदर डिस्क्राइब किया है। उसके बाद है मिस्टेक, जो सेक्शन 19 के अंदर इसको डिस्क्राइब किया। सॉरी, ये सेक्शन, यहाँ पे सेक्शन 20 आएगा। ट्वेंटी, 21 एंड 22। तो आगे क्या, इफ द कंसेंट कोज्ड बाय, मीन्स अगर कोई कंसेंट है वो अंडर द कोरेजन या अंडर द फ्रॉड या अंडर द मिस रिप्रेजेंटेशन क्या दी गई हो, तो उस केस में वो एग्री कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या माना जाएगा, वॉइडेबल, जो कि सेक्शन 19 के अंदर इसको डिस्क्राइब किया है। अगर कोई कंसेंट अंडर द अनड्यू इन्फ्लुएंस ली गई थी तो उस केस में वो वॉइडेबल होगी, सेक्शन 19A के अंदर इसको बताया गया है। नेक्स्ट, अगर कोई भी कंसेंट है वो अंडर द मिस्टेक ली गई है तो उस केस में वॉइड होगा या फिर नॉट वॉइडेबल होगा। वॉइड किस केस में होगा, अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट या फिर मिस्टेक ऑफ लॉ है तो उस केस में क्या माना जाएगा, सॉरी, अगर दोनों पार्टी मिस्टेक ऑफ फैक्ट में है, दोनों पार्टी, तो उस केस में ये क्या होगा, वॉइड होगा। अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ है तो उस केस में वो नॉट वॉइडेबल माना जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेक्शन 15। सेक्शन 15 क्या है, कोर्जन। कोर्जन की जो बेयर लैंग्वेज वो देख लेते हैं। कोर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ।
मीन्स इसके अंदर क्या बताया है कि कोई ऐसा पर्सन जो ऐसा एक्ट कर रहा है या थ्रेट कर रहा है जो कि आईपीसी इंडियन पिनल कोड के अंदर क्या है वो फॉरबिडन बाय लॉ है, इंडियन पिनल कोड के अंदर उसकी क्या है पनिशमेंट को प्रेस्क्राइब कर रखा है। आगे क्या, और अनलॉफुली डिटेन और थ्रेटनिंग टू अनलॉफुल डिटेन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, या फिर वो क्या कर रहे हैं उस पर्सन किसी पर्सन को अनलॉफुल डिटेन करने के लिए थ्रेट कर रहा है या फिर उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है थ्रेट कर रहा है with the intention to causing any person to enter into the agreement। जो भी ये पर्पज जो उसकी जो इंटेंशन थी वो क्या किस पर्पज के लिए उसकी इंटेंशन थी कि उसके साथ क्या करे वो पर्सन एग्रीमेंट करे। ठीक है, तो वही जो इंडियन लॉ के अंदर जो कोजन है उसको और जो इंग्लिश लॉ के अंदर हम उसको क्या बोलेंगे डोर्स। ठीक है, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, थ्रेट टू स्ट्राइक को हम क्या कोजन बोलेंगे या फिर नहीं। अब उसके बाद आता है सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसमें क्या है, व्हेन वन पर्सन इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल टू द अदर and use that position to obtain an unfair advantage over the other। मीन्स इसके अंदर क्या बताएगा कि कोई एक पर्सन है वो डोमिनेट पोजीशन में है, ठीक, और वो उस डोमिनेट पोजीशन का क्या कर रहा है मिसयूज कर रहा है अनफेयर एडवांटेज के लिए, तो उस केस में उसको क्या बोलेंगे हम अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो इससे जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है उसके क्या क्या एलिमेंट्स है फर्स्ट देख लेते हैं। वन पर्सन शुड बी इन द पोजीशन ऑफ द डोमिनेट, मीन्स कि पर्सन क्या होना चाहिए डोमिनेट में होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ही मस्ट यूज दैट पोजीशन, वो पर्सन जो डोमिनेट में है पर्सन वो अपनी पोजीशन को क्या करेगा यूज करेगा फॉर द पर्पज ऑफ अनफेयर एडवांटेज। ठीक, तो ये क्या माना जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो जो सेक्शन 16 क्लोज 2 है उसके अंदर स्पेशल प्रेजम्पशन दी गई है कि जब वो पर्सन कब अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जा सकता है। फर्स्ट क्या है, वेयर he hold a real and apparent authority, and second where the stand of a fiduciary relationship, and the third is when he enter into a transaction with a person whose mental capacity is temporarily and permanently affected by reason of age, illness, mental or bodily distress। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि रियल और अपेरेंट अथॉरिटी क्या आती है। रियल अथॉरिटी के अंदर जो रिलेशन होता है एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय का हो सकता है, ऑफिसर या उसका सबॉर्डिनेट का हो सकता है, तो वो क्या होगी रियल अथॉरिटी होगी। वही अपेरेंट अथॉरिटी में क्या क्या आ सकता है, जिस पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस का रिलेशन हो गया, स्टूडेंट टीचर्स का रिलेशन हो गया, तो वो क्या होगी अपेरेंट अथॉरिटी। उसी के बाद फिड्यूसरी रिलेशन क्या होते हैं, वेयर वन ऑफ देम स्टैंड इन द पोजीशन ऑफ द ट्रस्ट टू द अदर और इन सच पोजीशन दैट लेट अस नेचुरली रिपोज कॉन्फिडेंस इन हिम, a confidence such that an influence grow out of that confidence। मीन्स इसके अंदर क्या है कि जो डोमिनेंट की पोजीशन पर है तो वो पर्सन क्या करता है, उसमें जो दूसरा पर्सन है अदर पर्सन है वो उस पर्सन पर क्या करता है ट्रस्ट करता है। ठीक है, और उसी ट्रस्ट के बेस पर वो क्या कर लेता है उसके साथ एग्रीमेंट कर लेता है, तो इसलिए क्या होगा फ्यूडिशरी रिलेशनशिप। इसके अंदर पेरेंट्स और चिल्ड्रंस, एडवोकेट एंड क्लाइंट्स, डॉक्टर एंड पेशेंट्स, तो ये क्या है फ्यूडिशरी रिलेशन के एग्जाम्पल है। उसके बाद है मेंटल कैपेसिटी इज अफेक्टेड बाय एज ऑफ इलनेस, मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस। मीन्स ऐसा कोई अगर कोई ओल्ड मैन है, ठीक है, और वो किसी हेल्थी पर्सन के साथ एग्रीमेंट करता है, लेकिन वो क्यों करता है उसका रीजन क्या है कि क्योंकि वो चीज़ कर नहीं सकता, क्योंकि काफ़ी या तो फिर वो क्या हो सकता है मेंटल हो सकता है या बॉडीली डिस्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, उस केस में वो क्या कर रहा है उससे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर रहा है, तो उस केस में वो क्या माना जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट 13 जो सेक्शन 16 का थर्ड क्लोज है उसमें क्या है, पर्सन इन ए पोजिशन टू डोमिनेट द विल द अदर एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद हिम, ट्रांजेक्शन अपीयर द अनकॉन्स्टिट्यूशनेबल। तो सेक्शन 16 क्लोज 3 के अंदर ये बताया है एक पर्सन है जो डोमिनेशन की पोजीशन पर है और वो किसी दूसरे पर्सन के साथ क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक, तो उस केस में जो ट्रांजेक्शन भी हो जाती है, जो फॉर एग्जांपल जैसे ए पर्सन है कोई और एक है बी,
ये टीचर है और ये है स्टूडेंट। स्टूडेंट के पास एक कार है, ठीक है। तो टीचर उसमें क्या करता है कि वो कार क्या करना चाहता है, परचेज करना चाहता है, ठीक है। तो इस केस में जो स्टूडेंट है वो क्या कर देता है, इसको सेल कर देता है, लेकिन वो बहुत कम कॉस्ट पे कर देता है सेल उसको। तो इस केस में अब क्या है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है किस चीज़ का, कि हाँ ये जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं था, मतलब जो स्टूडेंट है उसकी कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं है, वो किस पर रहेगा, वो टीचर पर रहेगा। द बर्डन ऑफ नंबर ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस विल बी अपॉन द पर्सन हु इज द पोजिशन ऑफ द डोमिनेंट द विल। तो इस केस में जो टीचर है उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो स्टूडेंट है उसकी कंसेंट अंडर द अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं थी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फ्रॉड, जो कि सेक्शन 17 के अंदर इसको एक्सप्लेन किया है। तो फर्स्ट बे लैंग्वेज देख लेते हैं। फ्रॉड मीन्स इंक्लूड फॉल्स असर्शन, जिसको बोल सकते हैं सजेस्टिव फाल्सी, एक्टिव कंसीलमेंट, जिसको बोल सकते हैं सुप्रेसिव वेरी। एंड नेक्स्ट क्या है, प्रोमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म इट। एंड नेक्स्ट क्या है, any other deceive act committed by party to contract with his convenience or by his agent। मीन्स जो ऊपर बताए थे ये एक्ट, जो भी जैसे फॉल्स असर्शन हो गया, एक्टिव कंसीलमेंट होगी, या फिर ऐसा प्रॉमिस कर लिया जिसमें जो पार्टी वो क्या करना है उसको परफॉर्म ही नहीं करना चाहती, लेकिन उसने क्या कर लिया, वो प्रॉमिस कर लिया, या फिर कोई अदर एक्ट उस पार्टी के थ्रू, या फिर उसके जो भी आप पे कोई उसका एजेंट है वो करता है, विद द इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी और हिज एजेंट और इंक्लूड हिम एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स उसकी क्या इंटेंशन है कि वो फॉल्स असर्शन या फिर फ्रॉड करके उस पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट, उस पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, या फिर उसका जो उस पार्टी का एजेंट है उससे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे। तो ये था सेक्शन 17 जिसके अंदर फ्रॉड का बताया था। सेक्शन 17 के अंदर फ्रॉड बताया गया, और जो कॉन्सिक्वेंसेज है जो सेक्शन 19 के अंदर बताया है, जिसमें बताया है कि जो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। तो जनरली बोल सकते हैं, जनरली स्पीकिंग, फ्रॉड इज कमिटिंग वेयर वन मैन कॉज्ड अनदर टू एक्ट ए फॉल्स बिलीफ by representing which he does not believe himself to be true। तो आगे आप बता देते हैं कि फॉल्स असर्शन क्या होता है, जिसको हम बोल सकते हैं सजेशन फॉल्स, मीन्स ए स्टेटमेंट ऑफ फॉल्सहुड। इसके अंदर एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि लोन के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 65 ईयर है, तो एक्स पर्सन है वो अपना लोन करवाना चाहता है, लेकिन उसकी एक एक्चुअल एज क्या है, 68 ईयर है। वो बैंक में जाता है और बैंक में अपनी एज क्या बताता है, 50 ईयर। तो ये क्या होगा, फॉल्स असर्शन। एक्टिव कंसीलमेंट, कंसीलमेंट आर टू टाइप्स, एक्टिव एंड पैसिव। तो फर्स्ट क्या है जिसके अंदर ये है, लेटेंट डिफेक्ट इज नॉट डिस्क्लोज्ड इट अमाउंट टू फ्रॉड। मीन्स ऐसा डिफेक्ट जो हम इजीली, जिसको अगर हम उसका इंस्पेक्शन करें तो हमें उस डिफेक्ट का पता ना लगे, और जो जिसके साथ हमने एग्रीमेंट किया उस पार्टी को पता है, तो इस केस में वो अगर वो सामने वाली पार्टी वो अगर हमें उस डिफेक्ट के बारे में अवेयर नहीं करती, तो क्या माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा, एक्टिव कंसीलमेंट के अंदर आएगा। पैसिव पेटेंट डिफेक्ट, इसके अंदर क्या है, इट इज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। तो इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि ए पर्सन है वो अपना हाउस सेल करता है बी को, ठीक है। तो जो हाउस के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन था, ए ने बी को ऑलरेडी सब कुछ बता रखा था, और हाउस के अंदर एक क्या था, पेटेंट डिफेक्ट था, जो कि अगर उस घर की जो हाउस उसकी इंस्पेक्शन करने जाएं तो हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या डिफेक्ट है, ठीक है। तो बी ने क्या किया, विदाउट इंस्पेक्शन उसको उस घर को क्या कर लिया, हाउस को परचेज कर लिया। तो इस केस में क्या है, देयर इज नो फ्रॉड इन द ट्रांजेक्शन एज द डिफेक्ट वर
पेटेंट। तो इस केस में हम ये फ्रॉड नहीं मान सकते, क्योंकि इजीली अगर हम कोई इंस्पेक्शन करें और इजीली उसके डिफेक्ट के बारे में पता लग रहा है कि हाँ इस चीज़ के अंदर ये डिफेक्ट है, तो उस केस में वो हम ये नहीं बोल सकते कि ये फ्रॉड है। कंसीलमेंट के अंदर ये नहीं आएगा, ये पैसिव कंसीलमेंट होगी, जिसको हम इजीली हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी एग्जाम्पल में सपोज जो लेटेंट डिफेक्ट है और वो हम डिस्कवर नहीं कर सकते, और उस केस में ए ने भी उसको क्या नहीं बताया, बी को बताया नहीं, तो वो क्या माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा। अगर कोई लेटेंट डिफेक्ट है और डिस्कवर करने के बाद भी हम इंस्पेक्शन करते हैं तब भी उसका पता नहीं लगता, और उस केस में ए भी उसको डिस्क्लोज नहीं करता, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रॉड। अगर वही इसी एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसा डिफेक्ट है जो कि ए को भी उसके बारे में पता नहीं है, तो उस केस में हम ये नहीं बोल सकते कि वो क्या होगा, फ्रॉड होगा। अगर इस केस में हम मिस्टेक बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों पार्टी को उसमें क्या है, मिस्टेक को फैक्ट बोल सकते हैं कि दोनों पार्टी उस चीज के बारे में अवेयर नहीं है। तो ये था, एंड इफ ए हिमसेल्फ डज नॉट अवेयर अबाउट द लेटेंट डिफेक्ट देन नॉन डिस्क्लोजर विल बी नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, तो वो क्या माना जाएगा, फ्रॉड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्या, प्रोमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्मिंग, मीन्स एक पार्टी ने एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन वो सिर्फ एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन उसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि उस एग्रीमेंट को परफॉर्म करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए पर्सन है, ए पर्सन बी पर्सन के पास जाता है और अकाउंट ट्यूशन के लिए वो क्या करता है, उसके साथ एग्रीमेंट करता है, और जो ट्यूशन फीस थी होती है 5,000, ठीक है। बट इस एग्जाम्पल में जो बी ने जो एग्रीमेंट किया था, बी को खुद को ही नहीं अकाउंट आता था, तो उस केस में वो क्या कर सकता है, कैसे ए को वो ट्यूशन दे सकता है। तो इसमें क्या होगा, बी नॉट हिमसेल्फ डज नॉट अबाउट द अकाउंटेबिलिटी, सो इस केस में अमाउंट टू फ्रॉड माना जाएगा, क्योंकि जब जिस चीज़ के लिए आपने एग्रीमेंट किया है उस चीज़ की आपको नॉलेज ही नहीं है। फॉर एग्जांपल इसमें बताया था कि जो अकाउंट के ट्यूशन के लिए वो बी के पास गया था और बी को खुद को ही अकाउंट्स नहीं आता, तो वो कैसे ए को टीच कर सकता है, तो ये क्या होगा, इट्स अमाउंट टू फ्रॉड। नेक्स्ट क्या है, एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडेंट, ठीक है। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट का, जिसके अंदर ऑलरेडी वॉइडेबल बता रखा है कि किस किस ग्राउंड पर मैरिज है जो वॉइडेबल मानी जाएगी, तो वो है। अब इसके कुछ एक्सेप्शन है कि साइलेंट को कब फ्रॉड माना जा सकता है। जो जनरली रूल है वो साइलेंट को फ्रॉड, जो जनरल रूल है साइलेंट इज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है। फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है, ड्यूटी टू स्पीक, मीन्स आपकी लीगल ड्यूटी है बोलने के लिए, लेकिन आप वहां पर क्या हो, चुप हो, तो उस केस में वो क्या माना जाएगा, अमाउंट टू फ्रॉड माना जाएगा। एग्जाम्पल फिड्यूसरी रिलेशन हो गया, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिड्यूसरी रिलेशन के अंदर बताया था पेरेंट्स चिल्ड्रन, एडवोकेट क्लाइंट, डॉक्टर पेशेंट, तो ये क्या फिड्यूसरी रिलेशन के एग्जाम्पल है, ठीक। नेक्स्ट इसी के अंदर एक्सेप्शन क्या है, वेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, जहां पर आपकी साइलेंस को क्या माना जाता है, इक्विवेलेंट टू स्पीच माना जाता है। इसके अंदर एग्जांपल है, जैसे कि ए और बी का एक एग्रीमेंट होता है, ए अपना जो हॉर्स बी को सेल कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, हॉर्स क्या है, अनसाउंड माइंड है, ठीक है। तो बी कहता है अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो मैं ये मान लूंगा कि जो हॉर्स है वो क्या है, साउंड माइंड है, ठीक है। तो वहां पे अगर जो ए की है क्या है, ड्यूटी टू स्पीक है, अगर वहां पे अगर बी नहीं बोलता तो उस केस में क्या माना जाएगा, वो फ्रॉड माना जाएगा, और वहां पे जो ए की क्या ड्यूटी है, साइलेंट इक्विवेलेंट टू स्पीच माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन, जो कि सेक्शन 18 के बारे में बताया, 18 में बताया है। तो इसमें टू टाइप्स की बताया कि अनइंटेंशनली और इंटेंशनली। अगर कोई एग्रीमेंट जैसे कि कोई इंटेंशनली अगर वो चीज कर रहा है मिस रिप्रेजेंटेशन, तो सेक्शन 17 के अंदर इंक्लूड होगी, तो फ्रॉड माना जाएगा। और फॉर एग्जांपल जैसे कि इसके अंदर आगे मैं बताऊंगा आपको, अगर उसमें अनइंटेंशनली कोई एग्रीमेंट और मिस रिप्रेजेंटेशन हो रही है, उसकी कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं है, तो वो सेक्शन 18 के अंदर क्या होगा, कवर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ए और बी का एक एग्रीमेंट होता है कि ए है जो बी को एक फोन सेल कर रहा है
ठीक है, लेकिन बी को नहीं पता कि वो फोन और डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है। खुद ए उस चीज के बारे में अवेयर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अनइंटेंशनली, कि ए की कोई ऐसी स्पेसिफिक इंटेंशन नहीं है बी के साथ फ्रॉड करने की, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिस रिप्रेजेंटेशन। वही अगर ए को नॉलेज है कि हाँ ये फोन डुप्लीकेट है, चाइनीज है, ठीक है, और वो नॉलेज है और इंटेंशनली वो चीज कर रहा है, तो वो क्या माना जाएगा उस केस में, फ्रॉड माना जाएगा। तो ये था सेक्शन 18। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो सेक्शन 19 है, जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है के बारे में बताया है। ठीक है, कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल है, ठीक, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सेक्शन 26 से 30 तक, जो कि वॉइड एग्रीमेंट के बारे में बताया। थैंक यू।